Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 1 का मॉड्यूल 1 इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू द एजेस लेसन 5 इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल 1757 टू 1857 जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है। आज हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students. Today we are going to cover up next topic which is commercialization of agriculture. So let's start. Another major economic impact of the British policies in India was the introduction of a large number of commercial crops such as tea, coffee, indigo, opium, cotton, jute, sugarcane, and oilseed. Different kinds of commercial crops were introduced with different intentions. Indian opium was used to balance the trade of Chinese tea with Britain in the latter's favor. The market for opium was strictly controlled by British traders, which did not leave much scope for Indian producers to reap profit. Indians were forced to produce indigo and sell it on the conditions dictated by the Britishers. Indigo was sent to England and used as a dyeing agent for cloth produced in British towns. Indigo was grown under a different system where all farmers were compelled to grow it on 3 of the 20th part of their land. Unfortunately, cultivation of indigo left the land infertile for some years. This made the farmers reluctant to grow it. In the tea plantations, ownership changed hands quite often. The workers on these plantations worked under a lot of hardships. तो जब एग्रीकल्चर जो कमर्शियलाइजेशन वाला एग्रीकल्चर था, जब ब्रिटिश ने हमारे यहाँ इसे इंट्रोड्यूस करवाया, तो इसके कारण भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा था हम लोग के ऊपर। जैसे कि कमर्शियल कुछ क्रॉप्स है, टी, कॉफी, इंडिगो मीन्स नील हो गया, ओपियम मीन्स अफीम हो गया, फिर कॉटन, जूट, शुगर केन में गन्ना हो गया, और ऑयल सीड, जिस सीड से ऑयल निकलता है। ठीक है, तो ये सारे कौन से क्रॉप्स है? कमर्शियल क्रॉप्स। इनका जब इंट्रोडक्शन करवाया गया हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में, तो हमारे इसके वजह से हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा। जो ये अलग अलग कमर्शियल क्रॉप्स है, इसे अलग अलग इरादा, अलग अलग मकसद लेकर के हमारे यहाँ इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था। जैसे कि जो इंडियन ओपियम था, उसे क्यों यूज किया गया? तो जो चाइना से टी का ट्रेडिशन होता था, व्यापार होता था ब्रिटेन में, तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए किया गया। जो मार्केट ओपियम का था, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली कंट्रोल था ब्रिटिश के द्वारा, जो ब्रिटिश के ट्रेडर्स थे उनके द्वारा ये कंट्रोल किया गया था। और जो इंडियन प्रोड्यूसर्स थे, उनको इससे बहुत ही कम प्रॉफिट मिलता था, ना कि बराबर प्रॉफिट मिलता था। इंडियंस को फोर्स किया जाता था इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए, और इसे जो भी ब्रिटिशर्स जो कंडीशंस बताए, उस कंडीशन पे सेल आउट करने के लिए। नील जो इंग्लैंड भेजा जाता था, नील की जो खेती होती थी, उससे जो भी फसलें होती थी नील की, ठीक है, तो उसे इंग्लैंड भेजा जाता था। वहां पे इंग्लैंड में से एज अ डाई एजेंट यूज किया जाता था, जिससे जो क्लॉथ वो प्रोड्यूस कर रहे थे ब्रिटिश लोग अपने टाउन्स में, तो उससे हम लोग को क्लॉथ को डाइंग करने के लिए नील की अभी भी जरूरत पड़ती है। हम लोग नील की जरूरत लेते अभी भी हम लोग उसका यूज करते। इसी प्रकार जो इंग्लैंड वाले थे, वो क्या करते थे, हम लोग को फोर्स करते थे कि हम लोग इंडिगो की खेती करें। जो नील की खेती है, बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम, अलग अलग सिस्टम बना दिया गया था कि आप इस प्रकार से नील की खेती कर सकते हो। जैसे कि आपके पास 20 पाथ जमीन है, जमीन जो है आपका जितना हिस्सा, उसका जो तिहाई हिस्सा है, जैसे कि आपके पास 20 पाथ है और उसका जो थर्ड हिस्सा है, आपको उतने हिस्से पे आपको जरूर से जरूर नील की खेती करनी है। ये आपके लिए एक टर्म एंड कंडीशंस लागू कर दिया गया था। दुर्भाग्यवश जो ये खेती था नील का, उससे क्या होता था कि जो जमीन था वो कुछ सालों तक उपजाऊ भूमि बन जाता था। मीन्स उसके बाद उस जमीन पे कुछ सालों तक दूसरी फसलों को हम लोग नहीं लगा सकते थे। इसकी वजह से जो किसान थे बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि जब वो अपनी जमीन पे उनका जब अनुपजाऊ बन गया, तो फिर उसके बाद वो तो कोई फसल लगा नहीं सकते हैं।
और जो टी प्लांटेशन था वो भी कुछ अलग ही ऑनरशिप उसका भी था। जो वर्कर्स थे उनको इन प्लांटेशंस के अंदर बहुत सारी कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। Commercialization of agriculture further enhanced the speed of transfer of ownership of land, thereby increasing the number of landless laborers. It also brought in a large number of merchants, traders, and middlemen who further exploited the situation. The peasant now depended on them to sell their produce during harvest time. Because the peasants now shifted to commercial crops, food grain production went down. So less food stock led to famines. It was therefore not surprising that the peasants revolted. You would read about it in detail in the coming chapters. There was an enormous drain of wealth from our country to Britain due to the various economic policies. Additional financial burden was placed on India due to expenditures on salaries, pensions, and training of military and civilian staff employed by the British to rule India. If this wealth was invested in India, it could have had enormously improved the economy in this country. Let us learn how the economic policies implemented by the British changed the social structure of Indian society. तो जब एग्रीकल्चर जो कमर्शियलाइजेशन बेस्ड हो गया था, इससे क्या हुआ कि ये जो भी इसका इन्हांसिंग बहुत स्पीड पकड़ लिया। मीन्स ये जो एग्रीकल्चर का खेती है, जो एग्रीकल्चर लोग कर रहे हैं कमर्शियलाइजेशन वाले, उसने स्पीड पकड़ लिया। और जो लैंड के जो ऑनर थे उन्होंने लैंडलेस लेबरर्स को, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको अपने यहाँ काम देना शुरू कर दिया। इससे जो बड़े मात्रा में जो व्यापारी थे, जैसे कि मर्चेंट्स और ट्रेडर्स और जो मिडलमैन थे, वो इस सिचुएशन को पूरी तरह से फायदा उठा रहे थे, और जो लैंडलेस लेबरर्स थे जिनके पास जमीन नहीं था उनका शोषण कर रहे थे। जो किसान थे अब वो निर्भर हो चुके थे मिडलमैन के ऊपर, या फिर जो मर्चेंट्स या फिर ट्रेडर्स उनके ऊपर, कि वो उनका सामान जाके सेल कर सके। हार्वेस्ट के टाइम में वो खुद से इस चीज को सेल नहीं कर पाते थे, क्योंकि अब तो पेजेंट्स क्या हुआ कि उन्होंने फूड ग्रेन का प्रोडक्शन की जगह पे वहां पे कमर्शियल क्रॉप्स की खेती होने लगी। तो जो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा नीचे चला गया था, और इसके वजह से जो फूड स्टॉक था वो कम हो गया, और इसकी वजह से सुखाड़ आ गया। मीन्स खाने के लिए अन्न का दाना ना रह पाया। और ये सरप्राइज की बात नहीं है या आश्चर्य की बात नहीं है कि जो किसान थे उन्होंने बहुत सारे विद्रोह किए, और इन विद्रोह के बारे में आप लोग आने वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ने वाले हो। तो जो भी हमारा कंट्री में जितनी संपत्ति थी उसे ब्रिटिश लूट करके लेके गए। बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाया, उस पॉलिसीज के आधार पे हमसे बहुत सारी संपत्ति को ले गए, और हमारे ऊपर एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन भी डाला। आर्थिक रूप से हमें और कमजोर करने के लिए उन्होंने क्या किया, सैलरी, जो पेंशन या फिर जो मिलिट्री वाले ट्रेनिंग करते थे सिविलियन स्टाफ, उनको जो एम्प्लॉय बना के ब्रिटिश अपने यहाँ काम पे रखते थे, कि ताकि वो हमारे इंडिया पे रूल कर सके। उनको भी ज्यादा पैसा देने लगे। मीन्स हमारे ऊपर इसका भी बर्डन आ गया। अगर इस संपत्ति को, इस वेल्थ को हमारे इंडिया पे इन्वेस्ट किया जाता तो क्या होता, हमारा इंडिया का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वो इम्प्रूव करता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। तो चलिए हम लोग अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में पढ़ते हैं जो कि ब्रिटिश के द्वारा हमारे ऊपर लगाया गया था, और जिससे हमारे जो इंडियन सोसाइटी उसका सोशल स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो गया था। राइज ऑफ द न्यू मनी लेंडिंग क्लास। Time-bound and excessive demand of revenue by the British government forced the peasants to take loans from the moneylenders. These moneylenders often exploited the peasants by charging high interest rates. They often used unfair means like false accounting, forged signatures, and thumb impressions. The new legal system and the policy introduced by the British only helped the moneylenders, who were either local merchants or landlords. In most cases, the peasants failed to pay back the loan with full interest. Thus, their lands gradually passed into the hands of the money lending class. तो हम लोग देखेंगे कि जो पैसा देने वाले बनते थे, जो मनी को देते थे दूसरे को एज अ लोन के रूप में, तो उनका राइज कैसे हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उनका भी जो डिमांड था रेवेन्यू का वो भी बहुत ज्यादा हाई हो चुका था, और वो किसानों को लोन देने लगे। जो मनी लेंडर्स थे वो किसानों को लोन प्रोवाइड करने लगे उस टैक्स को पे करने के लिए। ये जो मनी लेंडर्स थे वो किसानों को बहुत ज्यादा शोषित करते थे, उनका शोषण करते थे। कैसे करते थे शोषण, तो उनसे बहुत ही हाई इंटरेस्ट लेते थे। जितना पैसा दिया उसका
4 गुना ज्यादा या 10 गुना ज्यादा इस टाइप से करके वो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा उन पे लगाते थे। और वो अनफेयर भी चीजें करते, जैसे कि वो चीटिंग भी करते थे, जो मैंने लेंडर्स थे वो किसानों से चीटिंग भी करते थे, जैसे कि वो अ, जो हिसाब होता था उसे गलत जोड़ते थे, सिग्नेचर गलत करवा लेते थे, या फिर जबरदस्ती अंगूठे का निशान लगवा लेते थे। और इससे जो नया लीगल सिस्टम जो ब्रिटिश पॉलिसी के द्वारा बनाया गया, ब्रिटिश के द्वारा एक नया पॉलिसी बनाया गया और जिसे इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो सिर्फ मनी लेंडर्स के पक्ष में था, किसान के पक्ष में नहीं था। मनी लेंडर्स कहाँ के थे? या तो वो लोकल होते थे, या लोकल मर्चेंट्स, या फिर लैंडलॉर्ड्स होते थे। ज्यादातर जो केस था उसमें जो किसान थे वो अपना लोन इंटरेस्ट के साथ देने में फेल हो जाते थे, इसलिए जो उनका जमीन है वो जो भी मनी लेंडिंग क्लास थे, जो भी व्यापारी उनको पैसा देते थे, उनके हाथ में चला जाता था। Rise of the new middle class. A major impact of the British rule in India was the beginning of a new middle class. With the rise of the British commercial interest, new opportunities opened to a small section of the Indian people. They often acted as the agents and intermediaries of the British traders and thus made huge fortunes. The new landed aristocracy, which came into being after the introduction of permanent settlement, also formed a part of this new class. A major section of the old land owning aristocracy lost ownership of their land and in many cases were replaced by a new class of landowners. These people got some English education and became the new elite. With the spread of British power, new job opportunities were also created. Indian society witnessed the introduction of new law courts, government officials, and commercial agencies. The English educated people naturally got the necessary patronage from their colonial rulers. Thus, a new professional and service holding middle class was also created by the British, apart from those with landed interests. अब क्या हुआ कि जो मिडिल मैन थे उनका कैसे जो मिडिल क्लास के जो लोग थे उनका कैसे राइज हुआ, तो एक बहुत बड़ा एक असर पड़ा ब्रिटिश रूल का इंडिया के ऊपर। वो क्या था कि हम लोग जो नए मिडिल क्लास थे उनका बिगनिंग स्टार्ट हो गया, जैसे कि जो ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट था जिसमें नए नए अपॉर्चुनिटीज दिए गए थे, खोले गए थे, जो इंडियन पीपल थे छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड, उनके लिए नए नए मौके दिए गए थे। वो एज अ एजेंट या फिर इंटरमीडियरीज जो बीच के होते हैं ना, उनको ये ब्रिटिश ट्रेडर्स को हेल्प करते थे, जिससे वो यहाँ पे से बहुत सारा पैसा कमा के लेके जाए। और जो नया जो लैंड है वो क्या होता था कि उनको एज अ परमानेंट सेटलमेंट उसे इंट्रोड्यूस करवाते थे। परमानेंट सेटलमेंट मैंने पिछले सेक्शन में पढ़ा दिया है कि परमानेंट सेटलमेंट बोला किसको जाता है, तो आप लोग प्लीज उसे देख लेना। जो परमानेंट सेटलमेंट था वो एक इस क्लास का ही पार्ट था। एक मेजर सेक्शन है ओल्ड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी का, जिसमें क्या है कि जो ऑनरशिप था लैंड वाल जिनका जमीन था, ठीक है, उनका जो ऑनरशिप था उसको रिप्लेस करके न्यू क्लास ऑफ लैंड ऑनर्स को दे दिया जाता था। जो नए लैंड ऑनर्स थे उनको रिप्लेस कर दिया जाता था। ये जो कुछ पीपल थे, कुछ जो लोग थे, वो इंग्लिश में एजुकेशन प्राप्त कर लेते थे और ये एक खड़े हो जाते थे अंग्रेजों के साथ, उन्हें रूल करने में हेल्प करते थे, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में यहाँ पे हेल्प करते थे। और जैसे ब्रिटिश पावर का जैसे जैसे स्प्रेड होता गया वैसे वैसे नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते गई। जो इंडियन सोसाइटी है उसने बहुत सारी चीजों का विटनेस रहा है, जैसे कि यहाँ पे न्यू लॉ कोड्स का इंट्रोडक्शन हुआ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का इंट्रोडक्शन हुआ, कमर्शियल एजेंसीज का भी इंट्रोडक्शन हुआ था हमारे यहाँ। जो इंग्लिश एजुकेटेड पीपल जिन्होंने इंग्लिश सीख लिया था वो नेचुरली इस कॉलोनियल रूलर्स के पास उनका जो जॉब था वो से जरूर करते थे, और एक नया प्रोफेशन, एक सर्विस होल्डिंग मिडिल क्लास का क्रिएशन हुआ जिससे ब्रिटिश के द्वारा ही हुआ था। और इन सब के अलावा उनके कुछ खुद के इंटरेस्ट थे, जमीन के इंटरेस्ट थे ब्रिटिश के। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो ये जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है वो भी ब्रिटिश का ही हम लोग के यहाँ देन है, उन्हीं के कारण हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी हुआ। The means of transport in India at that time were bullock carts, camels, and pack animals. England, on the other hand, needed railways that connected the raw material producing areas with the exporting ports and to facilitate the movement of British goods to different parts of the country, as well as bring raw materials to the ports. The vast network of railways that you witness today was pioneered during the latter half of the 19th century. This opened avenue for British bankers and investors to invest
surplus wealth and material in the construction of railways. Railways benefited the British capitalists into two important ways. First, it made trading in commodities much easier and profitable by connecting the internal markets with the ports. Secondly, the rail engines, coaches, and the capital input for building of rail lines came from Britain. The British capitalists who invested in railways were also granted a minimum profit of 5% by the government. These companies were also given free land with a lease of 99 years. तो जो ट्रांसपोर्ट है इंडिया का, उस टाइम क्या क्या था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंडिया में? तो बैलगाड़ी था, फिर ऊँट से लोग जाते थे या फिर कुछ अलग अलग जानवरों का यूज करते थे ट्रांसपोर्ट के लिए। वही जो इंग्लैंड है, उसे रेलवे चाहिए था, रेलवे कनेक्शन चाहिए था, जिससे वो रॉ मटेरियल को इजिली अपने यहाँ लेके जा सके और वो उससे अपना जो भी गुड्स जो रॉ मटेरियल से रेडी करते थे उसे प्रोड्यूस कर सके लार्ज अमाउंट पे और उसे जाके फिर एक्सपोर्ट कर दे पोर्ट में। जिसके कारण जो ब्रिटिश है वो क्या करते थे, अपने जो गुड्स है वो डिफरेंट पार्ट्स कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में सेल आउट कर देते थे और वहां से रॉ मटेरियल्स अपने पोर्ट्स पे लेके जाते थे। तो इससे एक नया नेटवर्क रेलवे का खुला और जो कि आज हम लोग अपने यहाँ रेलवे नेटवर्क देख रहे हैं वो भी किसके द्वारा लाया गया, हमारे यहाँ ब्रिटिश के द्वारा। और कब लाया गया है? 19th सेंचुरी के हाफ में। और जो ब्रिटिश बैंकर्स थे और जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना सरप्लस वेल्थ को कहाँ पे इन्वेस्ट किया? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज, रेलवेज की कंस्ट्रक्शन में। रेलवेज को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था क्योंकि ब्रिटिश कैपिटलिस्ट थे, उन्होंने दो तरीके में यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट किया। पहला था कि वो इसे ट्रेडिंग कमोडिटीज के रूप में यूज करते थे, ये इजियर भी था, प्रॉफिटेबल भी था और ये इंटरनल मार्केट्स और पोर्ट को कनेक्ट भी कर रहा था। और दूसरा जो रेल इंजन, कोच और जो कैपिटल इनपुट था जिसमें रेल लाइंस को बिल्ड करने में जो पैसा लगता था वो भी जो ब्रिटेन है उसमें भी इन्वेस्ट किया। जो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट थे, जो ब्रिटिश के पूंजीवाद थे, उन्होंने अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया? रेलवेज में, जिससे उनको एक गारंटी मिला कि वहां पे मिनिमम उनको प्रॉफिट देगा सरकार कितना परसेंट? 5%। और ये जो कंपनी था वो फ्री लैंड भी दे रहा था, जमीन 99 ईयर्स के लीज पर। ठीक है। Although the railways were set up for the advantage of British trade, they also played an important role in the national awakening of the country. Though the British had never anticipated, the extensive transport network and improved education brought people and ideas closer. तो क्या हुआ कि जितने भी रेलवेज का सेटअप तैयार किया गया था वो ब्रिटिश के व्यापार के लाभ के उद्देश्य से किया गया था, उसमें हमारा इंडियंस को कोई भी फायदा नहीं था। और लेकिन ये जो रेलवे नेटवर्क है, ये जो रेलवे लाइन है वो हमारे लिए भी बहुत बड़ा एक काम किया, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया। वो क्या था? राष्ट्रीय जागरूकता। जो हमारे देश में राष्ट्रीय जागरूकता की कमी थी वो इन रेलवे द्वारा, रेलवे लाइंस के द्वारा हमारे अंदर जागा। और क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जो एक्सटेंसिव ट्रांसपोर्ट नेटवर्क उन्होंने बिछाया है और जो उन्होंने एजुकेशन इंप्रूव करवाया हमारा, इससे हम जो लोग हैं हमारे आइडियाज और खुले विचार हो जाएंगे हमारे, हम लोग और ज्यादा सोचने लगेंगे। During British rule, India took ideas of liberty, equality, human rights, science, and technology from the West. This accelerated the process of modernization. Now we will read about the impact of modern India on Indian society. तो ब्रिटिश के शासन के काल में जो भारत है उसके पास बहुत सारे आइडियाज आए, जैसे कि स्वतंत्रता के, बराबरी के, मानव अधिकार के, विज्ञान के और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, जो कि पश्चिम सभ्यता से ये सारी चीजें हम लोग के पास उठ के आई, जिससे हम लोग और ज्यादा तेजी से मॉडर्न दुनिया की ओर बढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो मॉडर्न आइडिया है वो हमारे इंडियन सोसाइटी पे उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चीज से। पर शुरू करने से पहले यहाँ पे एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन 5.2 दिया गया और आपने जितना समझा उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। ब्रिटिश इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड कल्चर। हम लोग देखेंगे कि जो ब्रिटिश है उनका क्या प्रभाव पड़ा हमारे समाज पे और हमारे संस्कृति पे। इंडियन सोसाइटी अंडरवेंट मेनी चेंजेस आफ्टर द ब्रिटिश केम टू इंडिया। In the 19th century, certain social practices like female infanticide, child marriage, sati, polygamy, and the rigid caste system became more prevalent. These practices were against human dignity and values. Women were discriminated against all stages of life and were the disadvantaged section of the society. They did not have access to any development opportunities to improve their status.
Education was limited to a handful of men belonging to the upper caste. Brahmins had access to the Vedas, which were written in Sanskrit. Expensive rituals, sacrifices, and practices after birth or death were outlined by the priestly class. तो जो हमारा ये भारतीय समाज था उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए ब्रिटिश के आने के बाद। 19वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे सामाजिक अ, बुराइयों को लोग परफॉर्म करते थे, जैसे कि लड़कियों को गर्भ में मार देना, बच्चों की शादी करवा देना, सती प्रथा। पॉलीगैमी मतलब होता है कि एक से ज्यादा विवाह कर लेना। और एक था कास्ट सिस्टम, मतलब कट्टर कास्ट सिस्टम के जो फॉलोअर थे वो इस चीज को मानते थे, ये ज्यादा उस टाइम चलता था। ये जो प्रैक्टिसेस था वो ह्यूमन डिग्निटी और वैल्यूज के खिलाफ था, ये मानव के अधिकार में बिल्कुल नहीं था, ये उनके खिलाफ था। और औरतों को कुछ ज्यादा ही औरतों से भेदभाव किया जाता था सारे जीवन भर में। और ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था हमारे सोसाइटी का, जिससे हम लोग कोई भी डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज को गेन नहीं कर पा रहे थे, एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, ना ही हमारे स्टेटस में कोई इम्प्रूवमेंट हो पा रहा था। जो एजुकेशन था, जो शिक्षा था, बहुत ही मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ही था, जो अपर कास्ट से बिलोंग करते थे। जो ब्राह्मण थे उन्हें ही सिर्फ वेद पढ़ने आता था, वही उसको एक्सेस कर पाते थे, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ था। और महंगी महंगी धार्मिक कृत्य करवाए जाते थे, बलिदान दिलवाए जाते थे, और बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस करवाए जाते थे आम लोगों से, जैसे कि जन्म के बाद अ, या फिर जब किसी का मृत्यु होता था तो उस टाइम बहुत ही महंगे महंगे धार्मिक कृत्य करवाए जाते थे, जो पुजारी लोग होते थे वो आम आदमी से करवाते थे। When the British came to India, they brought new ideas such as liberty, equality, freedom, and human rights. From Renaissance, the Reformation movement, and the various revolutions that took place in Europe, these ideas appealed to some section of our society and led to several reform movements in different parts of the country. At the forefront of these movements were visionary Indians such as Raja Ram Mohan Roy, Sir Syed Ahmad Khan, Aruna Asaf Ali, and Pandita Ramabai. These movements looked for social unity and strived towards liberty, equality, and fraternity. Many legal measures were introduced to improve the status of women. For example, the practice of sati was banned on 1829 by Lord Bentinck, the then Governor General. Widow remarriage was permitted by a law passed in 1856. A law passed in 1872 sanctioned intercaste and intercommunal marriages. Sharda Act was passed in 1929 preventing child marriage. The act provided that it was illegal to marry a girl below 14 and the boy below 18 years. All the movements severely criticized the caste system and especially the practice of untouchability. तो जब हमारे यहाँ ब्रिटिश आए तो उन्होंने बहुत सारे नए नए आइडिया हमारे लिए लेके आए, जैसे कि भाईचारा का, स्वतंत्रता का, बराबरी का, और मानवाधिकार का। और ये जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स करवाए गए जिससे बहुत सारे अलग अलग क्रांति हुए यूरोप में, वो सारे आइडियाज हमारे यहाँ आए थे, ठीक है। और जो इसका जो आइडियाज का जो इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे पड़ा, और बहुत सारे हमारे यहाँ भी रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए। और ये जो फोरफ्रंट जो इसके जो मूवमेंट्स हुए थे उसके आगे के जो लीडर्स है, जो अग्रसर लीडर है, हम लोग को आगे लेके आए, इन चीजों को विचार दिए कि हम लोग भी इसके ऊपर अमल कर सकते हैं। वो कौन कौन थे लीडर्स? राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान, अरुणा आसफ अली और पंडिता रमाबाई। इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स देखे, सोशल यूनिटी करवाए, फिर हम लोगों को लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी के ऊपर बिलीव करवाया, जैसे कि हम लोग कैसे स्वतंत्र रह सकते हैं, कैसे हम लोग बराबरी से रह सकते हैं, और हमारा भाईचारा किस प्रकार से रहना चाहिए। बहुत सारे लीगल मेजर्स लिए गए और इंट्रोड्यूस करवाए गए, इम्प्रूव करवाए गए, जिससे जो वुमेन का स्टेटस था उसको इम्प्रूवमेंट मिला। जैसे कि एग्जाम्पल के जो प्रैक्टिस ऑफ सती था, जो कि 1829 में बैन कर दिया गया कि किसी भी महिला को जलाया नहीं जा सकता जिंदा। ये 1829 में बंद किया गया लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा, जो कि उस टाइम के गवर्नर जनरल थे। जो विधवा का जो पुनर्विवाह है उसका भी परमिशन मिल चुका था, एक कानून के द्वारा पास करवाया गया था 1856 में। एक लॉ पास करवाया गया था 1872 में, जिसमें जो इंटरकास्ट और इंटर कम्युनल मैरिज था उसमें लोग कर सकते थे इंटरकास्ट मैरिज। फिर जो शारदा एक्ट था वो 1929 में पास हुआ था, जिसमें जो चाइल्ड मैरिज है उस पर रोक लगाया गया था। इस एक्ट में ये बताया गया था कि जो लड़कियां 14 साल से नीचे और जो लड़के 18 साल से नीचे, उनकी शादी इलीगल मानी जाएगी। बहुत सारे मूवमेंट्स करवाए गए कास्ट सिस्टम, और स्पेशली जो छुआछूत की जो प्रैक्टिसेस थे, लोग नीची जाति को छूना नहीं चाहते थे, इसके ऊपर भी बैन लगाया गया है, ठीक है।
The impact of the efforts made by these numerous individuals, reform societies, and religious organizations was felt all over and was not evident in the national movement. Women started getting better education opportunities and took up professions and public employment outside their homes. The role of women like Captain Lakshmi Sehgal of Indian National Army INA, Sarojini Naidu, Annie Besant, Aruna Asaf Ali, and many others were extremely important in the freedom struggle. तो ये जो भी प्रभाव पड़ा, जो भी जो एफर्ट्स लगाए गए थे, इससे बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स थे उनके ऊपर प्रभाव पड़ा इसका। रिफॉर्म्स, सोसाइटीज का रिफॉर्मेशन हुआ, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन फिर से उन्होंने महसूस किया कि ये जो हमारे नेशनल मूवमेंट में हम लोग जब एक साथ आएंगे तभी हम लोग आज़ाद हो सकते हैं। बहुत सारी जो औरतें थी उन्होंने, उनके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज था कि वो एजुकेशन को प्राप्त कर सके और अपना जो प्रोफेशन है, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, वो अपने घर के बाहर कर सके, क्योंकि पहले के ज़माने में औरतों को घर से निकलने भी नहीं दिया जाता था। लेकिन जैसे कि कुछ औरतें हैं, कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो कि इंडियन नेशनल आर्मी से बिलोंग करती हैं, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा सफरी और भी ऐसे बहुत सारी औरतें, उन्होंने भारत के लिए संघर्ष किया, हमारे फ्रीडम के लिए संघर्ष किया। ठीक है। सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी, अब हम लोग देखेंगे क्या सामाजिक और सांस्कृतिक पॉलिसी था हमारे लिए बनाया गया था। द ब्रिटिश हैड कम टू इंडिया विद द आइडिया ऑफ मेकिंग इमेंस प्रॉफिट्स। दिस मीant बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एट वेरी चीप रेट्स एंड सेलिंग finished goods at much higher prices. The British wanted the Indians to be educated and modern enough to consume their goods, but not to the extent that it proved detrimental to British interest. तो जो ब्रिटिश थे वो इंडिया क्यों आए थे? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हम लोग से प्रॉफिट कमा सके। इसका मतलब ये क्या था कि वो यहाँ से रॉ मटेरियल बहुत ही कम रेट पे, बहुत ही सस्ते रेट पे लेके जाए और अपना जो भी सामान वो बना के लेके जाए वो बहुत ही हाई रेट पे यहाँ पे बेचे। जो ब्रिटिश थे वो इंडियन से क्या चाहते थे कि वो एजुकेशन उनको मिले, वो मॉडर्न बने, इतना कि जितना कि वो जो गुड्स है उसे वो खरीद सके और सिर्फ उससे ब्रिटिश के इंटरेस्ट में ही वो आगे बढ़ सके। Some of the Britishers believed that Western ideas were modern and superior, while Indian ideas were old and inferior. This was, of course, not true. Indians had a rich traditional learning that was still relevant. By this time in England, there was a group of radicals who had a humanistic ideology towards Indians. They wanted India to be a part of the modern progressive world of science, but the British government was cautious in undertaking rapid modernization of India. They feared a reaction among the people if too much interference took place with their religious beliefs and social customs. The English wanted perpetuation of their rule in India and not a reacting among the people. Hence, though they talked about introducing reforms, in reality very few measures were taken and these were also half-hearted. तो कुछ ब्रिटिशर्स थे वो क्या बिलीव करते थे कि जो वेस्टर्न आइडियाज क्या है वो मॉडर्न है और सुपीरियर है, सबसे ऊंचा है, और लेकिन जो इंडियन आइडियाज है बहुत ही पुराना है और बहुत ही घटिया है। लेकिन ये सही नहीं था। इंडियंस के पास खुद का ट्रेडिशनल लर्निंग तरीका है जो कि अभी भी कारगर है, और इस टाइम तक जो इंग्लैंड थे उसमें एक ग्रुप बन चुका था रेडिकल्स का, जो कि ह्यूमनिस्टिक आइडियोलॉजी को इंडियंस से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो इंडिया है वो मॉडर्न वर्ल्ड का एक हिस्सा बने, वो प्रोग्रेस करे साइंस के वर्ल्ड में। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो सावधान था इसके प्रति कि अगर इंडिया का मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा तो फिर हमें खतरा है। वो डर रहे थे कि जो लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे, अगर हम लोग उनके धर्म के विश्वास में अगर कुछ खलल डालेंगे, कुछ परेशानी करेंगे तो फिर हमारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। कुछ इंग्लिश जो चाहते थे कि वो भारत पे अपना रूल को कायम रख सके, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि जो लोग हैं उनके ऊपर कोई भी एक्शन ले, जैसे कि वो रूल बस शांति से करते रहो, हम जो इंडियंस है वो चुपचाप उन्हें देखते रहे। कुछ जो थे उसमें से इंग्लिश, उन्होंने रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन रियलिटी में बहुत ही कम स्टेप्स उठाए गए और वो भी आधे दिल से, मीन्स पूरे मन से उस रिफॉर्म को पूरा नहीं कराया गया। एजुकेशन पॉलिसी, अब हम लोग देखेंगे कि एजुकेशन पॉलिसी कैसा था। द ब्रिटिश टुक अ कीन इंटरेस्ट इन इंट्रोड्यूसिंग द इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया. They had many reasons for doing so. Educated Indians in the English language was a part of their strategy. The Indians would be ready to work as clerks on low wages, while for the same work the British would demand much higher wages. This would reduce the expenditure on administration. It was also expected to create a class of Indians who were loyal to the British and were not able to relate to other Indians. This class of Indians would be taught to appreciate the culture and opinion of the British. In addition,
they would also have to increase the market for British goods. They wanted to use education as a means to strengthen their political authority in the country. They assumed that a few educated Indians would spread English culture to the masses and that they would be able to rule through this class of educated Indians. The British gave jobs to only those Indians who knew English, thereby compelling many Indians to go in for English education. Education soon became a monopoly of the rich and the city dwellers. तो ब्रिटिश जो थे वो बहुत ही कम इंटरेस्टेड थे, लेकिन इंटरेस्टेड थे कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को भारत में इंट्रोड्यूस करें ताकि जो इंडियंस है वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सके। वो ऐसा बहुत सारे कारणों से करना चाहते थे। जो एजुकेटिंग इंडियंस थे, जो एजुकेशन जिनके पास था इंग्लिश लैंग्वेज का, वो उनके ताकत का हिस्सा बन चुके थे, उनके स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन चुके थे। जो इंडियंस थे वो बहुत ही कम आय पर क्लर्क का जॉब करने के लिए तैयार थे, लेकिन उसी काम के लिए जो ब्रिटिश थे वो बहुत ज़्यादा पैसा का डिमांड करते थे। इससे क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंडिचर था वो बहुत कम हो चुका था, और इससे ये भी एक क्लास इंडियन का क्रिएट हो गया था कि जो कि लॉयल रह सके, ब्रिटिश के प्रति वफादार रह सके और वो दूसरे इंडियन से रिलेट ना कर पाए। और ये जो क्लास था इंडियंस का, उन्हें क्या सिखाया जाता था कि वो ब्रिटिश के बातों को माने, उनके कल्चर को माने। और इसके अलावा वो चाहते थे कि ये जो इंडियंस है वो ब्रिटिश गुड्स के लिए मार्केट को इंक्रीज करें। वो ये भी चाहते थे कि अगर इन्होंने एजुकेशन प्राप्त कर लिया इंग्लिश में तो उनका जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है जो कंट्री में उसे वो स्ट्रेंथन करे। और ये भी सोचते थे जो ब्रिटिश वाले कि जो फ्यू एजुकेटेड इंडियंस है वो क्या करेंगे, इंग्लिश कल्चर को बहुत ही बड़े पैमाने पे पूरे भारत में फैलाएंगे। और जो ब्रिटिश थे सिर्फ उन्हीं इंडियंस को जॉब देते थे जो इंग्लिश जानते थे, और दूसरे को यूं ही छोड़ देते थे। जो इंडियंस इंग्लिश नहीं जानते थे उन्हें जॉब प्रोवाइड नहीं करते थे। और जो एजुकेशन है वो तुरंत एक बड़ा पॉलिसी बन चुका था। जो अमीर लोग हैं और जो शहर में रहने वाले उन्हें को इंग्लिश एजुकेशन मिलता था। The British Parliament issued the Charter Act of 1813 by which a sum of rupees 1 lakh was sanctioned for promoting Western sciences in India. But a controversy soon arose. Some wanted the money to be spent on advocating Western ideas only. There were others who placed more emphasis on traditional Indian learning. Some recommended the use of vernaculars, regional languages as the medium of instruction, otherwise for English. In this confusion, people failed to notice the difference between English as a medium and English as a subject for study. The British, of course, decided in favor of teaching Western ideas and literature through the medium of English language alone. Another step in this direction was the Woods Dispatch of 1854. It asked the Government of India to assume responsibility for the education of the masses. As part of the directive given by the Woods Dispatch, departments of education were instituted in all provinces and affiliated universities were opened in Calcutta, Madras, and Bombay in 1857. A few English schools and colleges were opened instead of many elementary schools. They ignored the education of the masses, but in reality it was not sufficient to cater to the needs of the Indian people. तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसने एक चार्टर को एक्ट को इश्यू किया था 1813 में, जिसमें कुछ 1 लाख रुपए का सेक्शन हुआ था जिसमें क्या करना था कि वेस्टर्न साइंस को इंडिया में प्रमोट करना था। लेकिन वहां पे एक कंट्रोवर्सी उठ किया गया, और जो कुछ लोग थे वो क्या चाहते थे कि जो पैसा है वो सिर्फ वेस्टर्न आइडियाज को एडवोकेट करे, उसमें पैसा लगे, और कुछ जो थे वो क्या चाहते थे कि सिर्फ ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग पे जोर दे रहे थे कि पैसा उस चीज पे लगे। लेकिन किसी ने क्या बोला कि हम लोग का जो क्षेत्रीय भाषा जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज है उस पे एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हम लोग रीजनल लैंग्वेज पे वर्क करें। ठीक है, इस कंफ्यूजन में जो लोग हैं वो नोटिस करना भूल गए कि जो इंग्लिश हम लोग पढ़े एज अ मीडियम या फिर इंग्लिश एक सब्जेक्ट की ओर तरफ पढ़े। और जो ब्रिटिश थे उन्होंने डिसाइड क्या किया कि वो सिर्फ वेस्टर्न आइडियाज को और लिटरेचर को इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ पढ़ाएंगे। ठीक है, और एक स्टेप उठाया गया था वुड्स डिस्पैच के द्वारा 1854 में। उन्होंने क्या कहा गवर्नमेंट से कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एजुकेशन है इंग्लिश एजुकेशन वो किस तरह से आपके पीपल्स को मिलती है।
और ये जो डायरेक्टिव था वो वुड्स डिस्पैच के द्वारा दिया गया था। और जो डिपार्टमेंट था एजुकेशन का वो क्या किया कि उसने यूनिवर्सिटीज को एफिलिएट कर दिया। और कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे 1857 में यहाँ पे यूनिवर्सिटीज खुल चुकी थी और कुछ इंग्लिश स्कूल्स और कॉलेजेस भी खोल दिए गए थे, जहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल्स नहीं होकर के ये इंग्लिश स्कूल्स वर्क करते थे। और उन्होंने एजुकेशन को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। लेकिन रियलिटी में ये सफिशिएंट नहीं था कि जो लोग इंडियन पीपल थे वो इंग्लिश एजुकेशन को तुरंत से प्राप्त कर सके। Though the British followed a half-hearted education policy in India, English language and Western ideas also had some positive impact on society. Many reformers like Rajaram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Swami Dayanand Saraswati, Sir Syed Ahmad Khan, and Swami Vivekananda absorbed Western ideas of liberalism and democracy and used it to reform some of the non-humanitarian social and religious practices of the time, though education did not reach the masses, but some ideas of anti imperialism, nationalism, social and economic equality took root through political parties, discussions, and debates on public platform and the press. तो जो ब्रिटिश ने क्या किया कि जो एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया था उसे आधे मन से करवाया था, और जो इंग्लिश लैंग्वेज था और जो वेस्टर्न आइडियाज था उसका सोसाइटी पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स थे जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खान और स्वामी विवेकानंद। इन्होंने वेस्टर्न आइडियाज जो भी लिबरलिज्म से था या डेमोक्रेसी था उसे एब्जॉर्ब करा, और जो भी जैसे कि नॉन ह्यूमैनिटेरियन जो चीज था और सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिस था उससे उन्होंने क्या किया, उसका फिर से रिफॉर्मेशन करवाया। ये जो एजुकेशन था बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन कुछ आइडियाज थे एंटी इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी, उसने जड़ पकड़ लिया। और जो पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कशन से और डिबेट से पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे और प्रेस बुला के किए जाते थे। This spread of English language and Western education helped Indians to adopt modern Western democratic, liberal, and patriotic outlook. New field of knowledge in science, humanities, and literature opened to them. English became the lingua franca of educated people in India. It united them and gradually made them politically conscious of their rights. It also gave opportunity to the Indians to study the England and learn about the working of democratic institutions there. The writings of John Locke, Ruskin, Mill, Rousseau, and many others instilled in them the ideas of liberty, equality, fraternity, human rights, and self government. The French and the American revolutions and the unification of Italy and Germany further strengthened their appreciation of these ideas. Keval, Garibaldi, and Mazzini became their favorite heroes. They began to aspire for these ideas for India. तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज का स्प्रेड हुआ और जो वेस्टर्न एजुकेशन है इससे लोगों को क्या हेल्प मिला कि वो मॉडर्न हो जाए, रैशनल, डेमोक्रेटिक, लिबरल और पैट्रियोटिक आउटलुक को समझे। जो नया नया नॉलेज का फील्ड आया जिसमें साइंस था, ह्यूमैनिटीज था, लिटरेचर था, वो उन लोगों के लिए खुल गया। जो इंग्लिश था वो एक लिंगुआ फ्रेंचा मीडियम बन गया था एजुकेटेड पीपल इंडिया के लिए। और इन सब के अलावा जो पॉलिटिकली कॉन्शियस जैसे कि कुछ राइट्स है वो हम लोग के लिए भी खुले। ये हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी दिया इंडियंस को कि वो इंग्लैंड के बारे में स्टडी कर सके, उसके मेथड को स्टडी कर सके, उनका जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे काम कर उसके बारे में वो सीख सके। कुछ राइटर्स थे जिन्होंने कुछ लिखा था जैसे कि जॉन लॉक, रस्किन, मिल, रोजो या फिर जो अदर्स थे, उनके पास जो आइडिया था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ह्यूमन राइट्स और सेल्फ गवर्नमेंट का था। फ्रेंच और जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था, इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था, ये क्या किया कि इस आइडियाज को और ज्यादा स्ट्रेंथ किया। कैवर, गरीबल्दी और जो मजीनी थे वो उनके फेवरेट हीरोज बन गए थे। इन सब के अलावा ये इंडियंस के भी आइडियल्स बन गए थे। Western thinkers like Max Muller and Annie Besant encouraged vernacular languages and literacy works to instill a sense of pride in Indian heritage and culture. It enabled Indians to revive India's cultural past. Also, the important role of press in arousing political awakening and exchanging ideas is noteworthy. The newspapers and journals gave opportunities to share ideas and problems. Similarly, novel, drama, short story, poetry, song, dance, theatre, art, and cinema were used to spread views and express resistance to colonial rule.
They spoke the language of the people, showcasing their everyday lives, joys, and sorrows. Along with newspapers and journals, they promoted the feelings of self confidence, self respect, awareness, and patriotism, thereby developing a feeling of national consciousness. तो कुछ पश्चिमी विचारक थे जैसे कि मैक्स मुलर थे, एनी बेसेंट थे, उन्होंने रीजनल भाषा जो क्षेत्रीय भाषा था उनको उन्होंने बढ़ावा दिया और उन्होंने इसकी ओर जैसे कि जो भारत का हेरिटेज है जो कल्चर है उसकी ओर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किए। इससे जो इंडियंस थे वो इनेबल हो चुके थे अपने कल्चर पास्ट जो धीरे धीरे भूलना स्टार्ट किया था उसका फिर से पुनर्जागरण किया गया। और एक इम्पॉर्टेंट रोल है प्रेस के अराउज में कि यहाँ पे प्रेस को बुलाया जाता था, वहाँ पे पॉलिटिकल अवेकनिंग होता था और बहुत सारे आइडियाज का एक्सचेंज किया जाता था प्रेस में, ठीक है। न्यूज़पेपर्स जो जर्नल्स थे वो अपॉर्चुनिटीज दिए अपने आइडियाज और प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए। वैसे ही जो जैसे कि नॉवेल हो गया, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, पोएट्री, सॉन्ग, डांस, थिएटर, आर्ट और सिनेमा, ये सबको किस तरह से यूज किया जाता था, ये सबको अपने रेसिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। वो बहुत सारे जो लैंग्वेज है जो लोगों का वो क्या करते थे, उससे अपने दुख को अपने खुशियों को प्रकट करते थे आपस में। और साथ में जो न्यूज़पेपर था जर्नल्स था वो क्या किया, उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ रेस्पेक्ट, अवेयरनेस, पैट्रियोटिज्म और डेवलप के फीलिंग को एक राष्ट्रीय स्तर पे इस फीलिंग को प्रमोट किया। इसने तो प्रेस ने, न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स ने मिलकर के, ठीक है। The British devised several strategies to make their rule effective. The early British administration in India, like Warren Hastings, William Jones, Jonathan Duncan, and others, glorified India's ancient past. These scholars and administrators were called Orientalists. They thought that a better understanding of Indian languages, literature, and culture would make it easier for them to rule India. Important institutions that came to be identified with their efforts were the Calcutta Madras, founded by Warren Hastings, 1781, the Asiatic Society of Bengal, founded by William Jones, 1784, the Sanskrit College at Banaras, founded by Jonathan Duncan, 1794, and the Fort William College, founded by Wellesley, 1800. These institutions, especially the Asiatic Society and the Fort William College, became the epicenter of the study of Indian culture, languages, and literature. For the first time, great ancient Sanskrit writers like Kalidas became known to the world through translation of their monumental work into English. तो ये जो ब्रिटिश थे उन्होंने बहुत सारे स्ट्रेटजीज लगाए ताकि जो उनका रूल है वो इफेक्टिव तरीके से हमारे इंडियंस के ऊपर चल सके। जो अर्ली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थे जैसे कि वॉरेन हास्टिंग्स, विलियम जोन्स, जोनाथन डंकन, उन्होंने क्या किया, इंडियाज के जो एंशिएंट पास्ट थे उसको फिर से उन्होंने ग्लोरीफाई करना स्टार्ट कर दिया। ये जो विद्वान थे या जो शासक थे उन्हें ओरिएंटलिस्ट बोला जाता था। उन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस और लिटरेचर को समझने के लिए, उसके कल्चर को समझने के लिए इंडिया पे जो रूल किया उस चीज को समझने के लिए उन्होंने क्या किया, एक अपना तरीका अपनाया। उन्होंने इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस खोले जैसे कि कलकत्ता मद्रास जिसका फाउंडेशन वॉरेन हास्टिंग के द्वारा किया गया था 1781 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जिसे विलियम जोन्स ने 1784 में फाउंड किया था, संस्कृत कॉलेज जो बनारस में है उसे जोनाथन डंकन 1794 में खोजा था, और जो फोर्ट विलियम कॉलेज है जिसे वेल्सली ने 1800 में खोजा था। ये जो इंस्टीट्यूशन था स्पेशली जो एशियाटिक सोसाइटी और जो फोर्ट विलियम कॉलेज था वो एक एपी सेंटर बन चुका था, एक मेन पॉइंट सेंटर बन चुका था जहाँ पे जो लोग हैं इंडियन कल्चर, लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में पढ़ते थे। और पहली बार जो प्राचीन संस्कृत लेखक थे कालिदास वो पूरी दुनिया में जाने गए क्योंकि उन्होंने जो भी लिखा था उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सब लोगों ने जब पढ़ा तो कालिदास पूरी तरह से प्रसिद्ध हो चुके थे। वेल चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंडेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।